नमस्कार, वंदे मातरम। हम पढ़ रहे पॉलिटिकल साइंस और ब्रिटिश संविधान के जो अंतर्गत ब्रिटिश संविधान, उसके अंतर्गत आपने पढ़ा सम्राट और सम्राट की वास्तविक क्या स्थिति है। आज का जो टॉपिक है राजा के प्रभाव के आधार, जिस प्रकार ब्रिटिश संविधान में सम्राट का जो पद है और उसकी जो शक्तियां हैं, तो कई बार क्या होता है, जो शक्ति जिसके पास होती है, लेकिन कहने को तो हम बहुत सारी शक्ति उसको दे देते हैं, और लेकिन क्या होता है कि जब कहते हैं ना, जब पर काट दिए हैं, पर तो अपने काट दो, लेकिन फिर बोलो उड़ो, लेकिन फिर उड़ना मुश्किल हो जाता है, फिर उस परिस्थिति में वो कार्य करता है। तो ऐसे जो ब्रिटिश संविधान है, ब्रिटिश संविधान जो राजा है, उसका क्या प्रभाव है, किस प्रकार वो कार्य करता है, उस किस प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग। कई बार क्या होता है, अपने राष्ट्रपति है, अपने राष्ट्रपति है, तो कई राष्ट्रपति ऐसे हैं तो किसी विधेयक में उसको स्वीकृत कर देते हैं, या वो किसी का हस्तक्षेप मंत्रिमंडल में कर लेता है। तो उस करने का जो शक्ति है, उसमें व्यक्ति की प्रभुत्व कितना है, वो किस प्रकार ये शक्ति कितनी है, या वो अपने शक्तियों का कितना जानकार है, या शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है। चाहे शक्ति नहीं हो तो कई बार उसके पास शक्तियां नहीं होती, फिर भी उसको प्रभुत्व दिखाता है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। राजा वास्तव में कठपुतली बना हुआ है, या जो उसके पास शक्तियां हैं, जो अधिकार है, उस अधिकार का वो कितना प्रयोग करता है, ये देखने की जरूरत है। जैसे आपने कहते हैं प्रभाव, राजा के क्या प्रभाव है और शक्ति का कितना रहता है, चाहे ब्रिटिश संविधान का सर्वसर्वा हो या ना हो। तो सबसे पहला जो बिंदु आता अपने व्यक्तित्व। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण काम करता है उसका व्यक्तित्व। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हमारे जो भारत देश की अगर बात करें, कई जगह तो व्यक्तित्व का ज्यादा महत्व रहता है, वो अपना प्रभुत्व जमाता भी है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक पहलू में कई बार आप देखते हैं जो क्रिमिनल किस्म के लोग होते हैं या अपराधी लोग होते हैं, वो प्रभाव दिखाते हैं, वो अपना बाहुबल दिखाते हैं और उसके आधार पर शासन करते हैं। वो उस व्यक्तित्व में नहीं आएंगे जो वास्तव व्यक्तित्व का आधार है। अच्छी छवि जो है आपके सामने, वो उस छवि से लोग कितने प्रभावित होते हैं, या उसके विचारों से लोगों का आकर्षण उसके प्रति कितना है, और वो कितने अपने विचारों से लोगों को भावों को या भावनाओं को समझता है और उस भावना के आधार पर काम करता है। या शासन जो है, व्यक्तित्व है, तो शासन करने की शासन शास्त्रीय प्रणाली है, ये जो शासन है, अब इस शासन में और इसका जो प्रभाव है कितना रहता है। मान लो वो पड़ोस हो, तो इस शासन में तो सबकी है, और ये तो केवल नाम मात्र का है, नाम का है। तो अगर इसके अंदर वो व्यक्तित्व होगा, वो प्रभाव होगा, तो वो कार्यपालिका का नाम मात्र होने के बाद भी अपने प्रभुत्व को जमा पाएगा, अपनी भूमिका को उस शासन के अंदर स्पष्ट कर पाएगा कि मैं जो है मेरे प्रभुत्व। और उसके कई बार क्या होता है कि अच्छी छवि वाले भी होते हैं, तो अच्छी छवि वाले क्या होगा, जब यहाँ अच्छी छवि है और यहाँ क्या है, यहाँ क्या होता है, कई बार जो राजनीति होती है, जो राजनीति के पहलू होते हैं, तो राजनीति में कई किस्म के लोग आते हैं। राजनीति ऐसा नहीं है, जैसे आप आपको बात करते हैं चाणक्य की, कोटले का, तो कोटले की राजनीति क्या कहती है, कोटले की या राजनीति क्या कहती है कि आप शासन के लिए अपनी नीतियों का इस्तेमाल करिए कि अच्छे शासन कैसे चलाना है। लेकिन आज की तारीख क्या है, उन नीतियों को गलत तरीके से, लेकिन हम पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन नीतियां कौन सी अपनानी है, चाणक्य वाली, जिससे किया है कि चाणक्य वाली नीतियां अपना रहे, इसका मतलब आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए, वो प्रभुत्व आपके पास होना चाहिए, वो व्यक्तित्व आपके पास होना चाहिए, वो सत्यता की प्रभाव होना चाहिए, तब आप शासन कर पाएंगे। वो आप नहीं करेंगे, लेकिन झूठ और उसके प्रभाव पर, यानी दलीय जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, उसमें दल बदल दल, जिस प्रकार आज की परिस्थितियां चल रही है इस प्रकार की, तो यहाँ विचारधारा अलग हो जाती है। अब अगर अलग होगी, सीधा है व्यक्तित्व वाला, तो ये हावी हो जाएगा। इसके अंदर वो प्रभुत्व होना चाहिए, इसको हावी नहीं होने देना और अच्छे शासन के साथ अपना प्रभुत्व जमाना। तो ये हुआ व्यक्तित्व बात, तो अपना प्रभाव ये जमा पाएगा। अन्यथा क्या होगा कि सम्राट तो बना रहेगा और
केवल नाम मात्र का और चलता रहेगा। अब देखो, आप देखा होगा विक्टोरिया, जो महारानी थी विक्टोरिया प्रथम में, उसका जो प्रभुत्व था, उसने क्या है कि पूरे शासन पर अपना प्रभुत्व जमा के रखा था। चाहे वो संस्थलीय प्रणाली में, लेकिन पूरा प्रभुत्व ऐसा लग रहा था कि वहां संस्थलीय प्रणाली नहीं कि राजतंत्र है, राजतंत्र भी है पर वैधानिक रूप से चलता है। तो वो प्रभुत्व रहना चाहिए, पहले भी था, पूर्व शासन भी आया। तो इस चीज की व्यक्तित्व का प्रभाव अधिक है तो आपके शासन में प्रभाव अधिक रहेगा। अन्यथा ऐसा होगा कि सीधे पेड़ तो अक्सर काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ों के अंदर हमेशा अपन झुक के चलते हैं। ये व्यक्तित्व आज की परिस्थिति में जो प्रणालियों में है, ये ज्यादा चलता है। ये अगला आता है अनुभव। अब कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो चुपचाप बैठा है और वो जानता है, वो सोचता है उसको सब कुछ आता है, और सामने वाला सोचता है इसको सब आता है कि मेरे को सब कुछ आता है। अगर मुझे मान लो अनुभव है तो उसको परख कर लेगा, अगर अनुभव नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आ रहा तो वो क्या सोचेगा, इसको बहुत कुछ आता है। लेकिन उसके लिए अनुभवी होना जरूरी है। अगर आप चाहे जिस क्षेत्र में हो, उस प्रणाली की आंख झपकते ही पता चलना चाहिए कि पंछी है जो किस दिशा में उड़ेगा। अन्यथा पंछी है आपकी आंख को भी फोड़ सकता है। तो आपको ये चीज का अनुभव होना चाहिए कि कौन किस दिशा में कौन सी हवाओं के लिए सोचता है। तो ये जरूरी है कि अनुभव के आधार पर राजनीतिक, अगर राजनीति की अगर बात है तो राजनीति का भी आपको अनुभव होना चाहिए, शासन का आपको अनुभव होना चाहिए कि शासन क्या चल रहा है। आपको तो पता ही नहीं शासन चल रहा है, आप देखो चुपचाप साइन कर रहे हो, आपके नाम से शासन कर रहे हैं। ये अगर प्रणाली अगर चलती रही तो शासन में आपका जो प्रभाव है, यानी सम्राट का जो प्रभाव है, वो कम होता जाएगा। चाहे वो राजा की बात करें, चाहे व्यक्तिगत बात करें, अगर आपको अनुभव है और उस अनुभव नहीं है, अगर अनुभव होगा तो आपको किसी प्रकार किसी को हावी नहीं होने देंगे। अन्यथा ये राजनीतिक जो शासन है, ये इस व्यक्तित्व पर, इस राजा पर हावी हो जाएगी। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है, अनुभव। जिस प्रणाली में वो काम चल रहा है, जिस प्रणाली शासन चल रहा है, कार्यपालिका का काम चल रहा है, या व्यवस्थापिका का काम है, या न्यायपालिका का काम है, उसका अनुभवी व्यक्ति ही अपना प्रभाव, आधार, प्रभाव का आधार है वो ये है। अगर आधार बना के रखना है तो सबसे पहले उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, व्यक्तित्व प्रबल होना चाहिए, उनकी विचारधारा इतनी प्रबल होनी चाहिए कि उसका प्रभाव सामने वाला रहे और उस प्रभाव के आधार पर उसका कार्य कर पाए और सभी उसके समर्थन में रहे। तभी तो आप उसमें आधार एक सम्राट का बना रहेगा। अन्यथा सम्राट का राजतंत्र है, जो राजतंत्र है चाहे नाम मात्र का हो, वो समाप्त हो जाएगा। ये चीजें सबसे पहले बहुत जरूरी है। दूसरा अनुभव, बात की अनुभव आपको होना चाहिए। बात ये है कि अगर अनुभव होने के बाद अगर झूठ हावी होता है, अनुभव होंगे तो निसंदेह आप उसको बता पाएंगे, अन्यथा झूठ भी आपको सत्य बनाकर ठोक दिया जाएगा। इसलिए कभी भी झूठ के दायरे को अगर आपको दबाना है तो अनुभव तेज होना चाहिए, फिर चाहे सत्य वो झूठ जो है कितना भी प्रबल क्यों ना हो, आपको सत्य की धार इतनी तेज रखनी चाहिए, झूठ के चारों दिशाओं में काट देना चाहिए। तो ये अनुभव ही काम करता है, व्यक्तित्व ही काम करना है। दो चीज हमेशा सदैव बनी रहनी चाहिए, व्यक्तित्व और अनुभव, अन्यथा आपका हर कोई हावी हो जाएगा। जीवन में दो चीज ध्यान रखनी, किसी को हावी मत करने दो। अगर आप हावी हो गए, आपका जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो राजा का अस्तित्व बनाना है राजा को, तो दो चीजें इसको प्रबल रखनी पड़ेगी। दो चीजें प्रबल रह जाएगी तो किसी प्रकार का कोई हावी नहीं है। नुकसान तब होता है जब आपका व्यक्तित्व हावी नहीं है, जब आपके पास अनुभव नहीं है। जब अनुभव नहीं होगा तो आपका व्यक्तित्व भी काम नहीं कर पाएगा। अनुभव होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपके पास, राजा के पास है, तो राजा जो शासन में अपना प्रभुत्व जिमा पाएगा। अगला जो बिंदु है अपना आता है राजनीति दक्षता। देखो, जब राजनीति होती है, कई बार जब शासन चलता है तो राजनीतिक पहलू भी चलता है। अब यहां क्या है, ये क्या चल रहा है, जो शासन है, तो शासन में चाहे दल है या प्रणाली है, तो कार्य चल रहा है। इस कार्य के अंदर अगर ये अपना दखलंदाजी करेगा या दोनों पक्षों के बीच में निष्पक्ष
शासन नहीं चलेगा। ये बात उसमें होनी चाहिए कि राजनीतिक पहलू में वो निष्पक्षता रखे, किसी प्रकार का किसी भी दल का वो पक्ष ना ले। ये सर्वसर्वा है, मैंने बताया था कानून से सर्व है। अगर ये प्रधानमंत्री को भी गोली मार देता है तो कानून ब्रिटिश में किसी भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उसको पर किसी प्रकार की कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, किसी प्रकार का किसी कोई पक्ष ना ले, केवल सत्य के आधार पर निष्पक्ष होकर दोनों की सत्य को स्पष्टता के आधार पर अपनी नीतियों, अपने विचारधाराओं को या अपनी सलाह को रखे, बात को रखे। फिर चाहे वो किस पक्ष में निर्णय जाता है तो ये उसको सोचने की जरूरत नहीं कि ये पक्ष मेरे पक्ष की बात करता है या ये दल। कई बार क्या होता है शासन प्रणाली में जब वो नाममात्र का होता है, जैसे आप देखते हैं निर्वाचन प्रणाली में जब राष्ट्रपति बनता तो राष्ट्रपति जब सर्वसर्वा है, प्रथम व्यक्ति है और उसको सामान्य आप उसके बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते या तो उस, लेकिन जब सम्राट उसको भी दोनों दलों के बीच में जो है सामंजस्य बना के रखना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं जब वो राजनीतिक दल से आता है तो उसका मन का जो भाव है, मन के जो विचार है, कहीं न कहीं उस दल की ओर अग्रसर होते हैं, उसकी ओर वो झुकाव रहता है। लेकिन ये किसी दल से नहीं, ये तो सर्वसर्वा है, राजा है, राजा को किसी दल से क्या लेना देना, ये निर्वाचित नहीं है, उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी जब बनता है, निर्वाचित रूप से नहीं बनता है, तो वो किसी दल का पक्ष नहीं लेगा, निष्पक्ष की बात करेगा, राजनीति में किसी प्रकार दखलंदाजी नहीं करेगा, जो सत्य है सत्य की धारा के विचारधारा का ही समर्थन करेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला जो बिंदु है संसदीय जो शासन की कार्य पद्धति है, तो संसदीय कार्य प्रणाली आप बार-बार पढ़े, अपने हर चीज को अपने स्पष्ट रूप से समझा है कि संसदीय कार्य प्रणाली में ये केवल नाममात्र होता, सारा काम सम्राट की या सम्राट के नाम से या महारानी के नाम से ही किया जाता है। उसमें पूर्ण रूप से जो है इसके नाम से शासन किया जाता है, तो कार्य पद्धति में इसका प्रभाव रहता है, संसदीय प्रणाली शासन में भी इसका प्रभाव रहता है। और वो किसी प्रकार की चाहे तो बिना नाम के वो कार्य संसद नहीं कर सकती। पद का महत्व देखिए, राजा है, राजा का अपना महत्व है, पद की एक गरिमा है, चाहे कहीं भी जाता है तो उस प्रकार की उस गरिमा को भी बना के रखना पड़ता है। जैसे आप कहीं देखते हैं कि प्रोटोकॉल चल रहा है तो प्रोटोकॉल में भी तो उस हिसाब से वो चलना, तो इस राजा की जो महत्ता है उस महत्ता को भी वो महत्व को बना के रखना है। अब अगला जो बिंदु आता है, किस प्रकार जो है उसका राजा का औचित्य, उपयोगिता। औचित्य क्या है? औचित्य है या समाप्त हो गया है, किस प्रकार वो कार्य कर रहा है, उसका शासन प्रणाली में क्या महत्व है, वहां की जनता उसके बारे में क्या सोचती है, या वो शासन में अपना क्या अधिपत्य रखता है, शासन उसके नाम से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके शासन में कुछ अधिकार है या कार्य कर पाता है, ये सारी चीजें उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या वास्तव में। तो ये है दूसरा पद आप देख रहे हैं या आपने लिख लिया होगा। तो जीवन में दो ही चीज ध्यान रखना, अगर आप सही हैं तो सत्य और व्यक्तित्व और अनुभव और अपना प्रभाव सदैव बना के रखना, और उसका परिणाम है उसके लिए हमें से क्या रहना चाहिए, क्योंकि अगर सत्य के आधार पर चलते हैं तो निसंदेह आपकी धाराएं, रक्त तो बहेगा, जब रक्त बहेगा तो रक्त को औचित्य, ठीक है ना, क्या औचित्य है और किस प्रकार शासन करता है। तो सबसे पहला पढ़ा है कि ये एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था है, बिल्कुल ये बहुत पुरानी संस्था है। बीच में जैसे आपने यहाँ लिखा भी है कि 800 यानी 9वीं जो सदी है, मैंने 10वीं सदी का भी बताया था कि 10वीं सदी के बाद शासन जो सम्राट बने, धीरे धीरे प्रस्थाएं चली आई, जो चीजें बनती गई और उसके साथ संविधान बनता गया, एक रूढ़िवादी विचारधारा है। तो सम्राट अगर ये बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो इतिहास समय से चली आ रही है, जैसे अब सम्राट अल्बर्ट के समय में अब बात करते हैं, उस समय से ये संस्था जो है भूमिका निभा रही है। उसको धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने बीच में आपको
गणतंत्र भी लागू हो गया 17वीं शताब्दी में, फिर वो 11 साल चला, फिर वापिस वो राजतंत्र आया, फिर राजतंत्र में कई घटनाएं घटी, लेकिन धीरे धीरे से चलती रही। लेकिन बाद 17वीं सदी में जो वहां की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उस क्रांति में बहुत सारे परिवर्तन आए। अब ये मैंने लिखा है कि सम्राट का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका, आपने पढ़ा, वापिस चीजें ये हैं। प्रभावशाली क्या है? व्यक्तित्व। इसका मतलब है कि सम्राट उस शासन के अंदर इस व्यक्तित्व के द्वारा क्या भूमिका निभाता है। शक्ति उसके पास है, सब कुछ है, लेकिन वो चुपचाप बैठा है। तो कई ऐसे सम्राट भी आए जो जिन्होंने, और ऐसे भी हुआ। तो यहाँ क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई जगह प्रणालियां, कई जगह ऐसी परिस्थितियां आई वहां सम्राट का कब चला, लेकिन लगभग वहां के सम्राट का ही प्रभुत्व रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो वो चीजें रहनी चाहिए उस व्यक्तित्व के द्वारा, अपने व्यक्तित्व द्वारा, और शासन के अंदर उसकी भूमिका रहती है, और भूमिका का आधार पर वो शासन करता है, अपना भी प्रभाव या औचित्य बना के रखता है। ये तय है, जब जब आपका व्यक्तित्व, आपका अनुभव समाप्त हुआ है, तब तब लोगों का औचित्य भी समाप्त है, क्योंकि ये प्रणाली रही है। आज के युग में ये प्रणाली, जहां जहां आपके जो है विचार दबे हैं, वहां वहां दूसरों के विचार हावी होते गए हैं। तो ये चीजें भी हावी ना होने दे, इसलिए बहुत भूमिका निभाइए। तो अपना व्यक्तित्व और अनुभव सदैव बचा के रखना, अन्यथा है जो विचारधारा इतनी तेज धार से चलती है कि आपके हर विचारधारा को समाप्त कर देगी। राष्ट्रपति जो है, यदि राजा है, वो लोकतंत्री है। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं राजा हूं। क्या हूं? मैं राजा हूं। अगर ये शब्द ब्रिटिश संविधान में या ब्रिटिश के सम्राट ने बोली होती, तो आज राजतंत्र जो था पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता। क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या किया? राजतंत्र का इस लोकतंत्रीकरण कर दिया। आप देखिए सोवियत संघ या दूसरे ऐसे भी देश जहां राजतंत्र थे, वहां क्या होता था? मैं ही राजा हूं, मैं ही सर्वसर्वा हूं। ये प्रणाली जब वहां क्रांति के बाद भी चालू रखी, तो धीरे धीरे जो उनका राजतंत्र है, लोकतंत्रीकरण होता गया और राजतंत्र जो है समाप्त हो गया, जिसके कारण से वहां के जो प्रणालियां हैं वो पूर्ण से समाप्त हो गई है। केवल वहां से गणतंत्र राजतंत्र चलता है। लेकिन ब्रिटिश में क्यों नहीं समाप्त हुआ? वहां भी लोकतंत्र है, वहां भी शास्त्रीय प्रणाली है, वहां भी प्रधानमंत्री है, वो सारी जो है जनता के हित में काम करता है। लेकिन फिर भी वहां राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया गया? सम्राट को क्यों रखा? तो सम्राट को इसलिए रखा कि उसने अपने आप को लोकतंत्रीकरण किया कि समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, समय के साथ अपने को बदल दो, अन्यथा आप बदल जाएगा, समाज ही समाप्त हो जाएंगे, आपका औचित्य समाप्त हो जाएगा। तो अपने आप को जब बदलते हैं, तो उन्होंने क्या किया? अपने आप को जैसे सरकार के साथ, लोकतंत्र प्रणालियों के साथ, जनता के साथ अपना जो व्यवहार है इस प्रकार रखा कि तब उन्होंने कहा कि जो हमारा सम्राट है वो सर्वसर्वा है, हम सम्राट को गाली दे तो एक शासन को गाली दे। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है कि एक तरफ हम सम्राट के विरुद्ध खड़े हो गए, दूसरा हम शासन के पक्ष में खड़े हो गए, सम्राट को गालियां दे रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली आगे जो विचार जो दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि इस तरह की विचारधारा ब्रिटिश में नहीं है। वहां का जो ब्रिटिश का सम्राट है, उसने अपने आप को लोकतंत्रीकरण की प्रणाली में डाल दिया, जिसके आधार पर वो वहां लोकप्रिय हो गया। अगर सम्राट है तो शासन है, शासन ही सम्राट है, चाहे उसका अधिकार कितना भी संसद ही शासन चलाए, लेकिन फिर भी वहां ब्रिटिश संविधान में सम्राट का जो महत्व है, उसका प्रभाव है और उसका औचित्य बना हुआ है। ये चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। अपने आप को प्रेरित, मैं हूं राजा, तो ये प्रणाली अगर रखी होती तो वहां राजतंत्र जो है आज नहीं होता, लोकतंत्र पूर्ण रूप से लोकतंत्र लागू हो जाता। तो कल ये भी नहीं कहते कि वो भारत की भी महारानी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम जो मेलकोले की जो राजनीति है उसको पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहिए वो हम नहीं पढ़ते। अगला है कि सम्राट के व्यक्तित्व का अधिकार और कार्य। व्यक्तिगत कुछ अधिकार उनके पास है, कुछ व्यक्तिगत कार्य भी होते हैं, तो वो अपने कार्यों, व्यक्तिगत कार्य के द्वारा शासन को प्रभावित कर सकता है और उस
अधिकार है उन अधिकार जिस प्रकार जनता के जो कार्य हैं और उन अधिकारों को जिन्हें नहीं कर सकते तो भी उसके भी अधिकार है। शासन प्रणाली उसके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। वो कार्य अपने व्यक्तिगत तरीके से वो शासन में अपना कार्य करता है और अपने कार्य के द्वारा वो शासन में भागीदारी रखता है। सम्राट सर्वोच्च सलाहकार के रूप में कार्य करता है। देखो अपन बार बार इस ब्रिटिश संविधान में पढ़ा कि ब्रिटिश संविधान में वास्तविक प्रधान न होकर औपचारिक कार्यपालिका प्रधान बनाया गया है। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिश संविधान में संसद प्रणाली में कोई ऐसे कानून बनाते हैं या ऐसा अभियोग चलता है, ऐसा केस आता है या ऐसी प्रणाली परिस्थितियां आ जाती है, वहां एक सम्राट की जो सलाह है वो महत्वपूर्ण होती है। तो वो सम्राट जो है सलाह देता है, उस सलाह के आधार पर वो कार्य करते हैं ताकि वो जो प्रणाली है कहीं ऐसे भी 17वीं शताब्दी में भी चले हैं, होम रूल का जो वो भी चला है। तो इस प्रकार के जो अभियोग चले उस अभियोग में भी इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला छठा जो है बिंदु, सम्राट मध्यस्थ के रूप में संधि करना। कई बार होता है ना, पंच होते हैं। अभी तो आंख भी अगर दर्द हो गई सीधे थाने पहुंच जाते हैं, तो वहां क्या पंच होते थे और वहां पंचायत बिठा के जिस प्रकार का है मध्यस्थता करके दोनों के मध्य समझौता। तो यहाँ सरकार और शासन या विपक्ष जनता के बीच में इस प्रकार की जो घटनाएं घट जाती है तो ये मध्यस्थता करके उसमें उसका समाधान करता। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। मध्यस्थता का मतलब सरकार के कार्यों को वो जनता के बीच या सरकार के बीच में इस प्रकार की जो आज की परिस्थिति में चल रही है उस परिस्थिति में जो सम्राट है मध्यस्थता करते हुए उस जो परिस्थिति का सही आंकलन करते हुए उस समस्या का समाधान करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही सोचा होगा। तो सम्राट एकता का प्रतीक राष्ट्र, ब्रिटिश राष्ट्र के एकता का प्रतीक है सम्राट। सम्राट यानी ब्रिटिश, इंग्लैंड, यूनाइटेड, तो ये देश का प्रतीक है और इसका अपमान हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा वहां की जनता सोचती है। सम्राट ने जो कह दिया वो चाहे अंदर कैसी परिस्थिति हो, लेकिन एकता को बना रखना ये एक रूप से प्रतीक, सम्राट ही प्रतीक है। हमारे यहां क्या होता है, तोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। पहला ही सवाल अपने भारत में क्या होता है या कहीं भी देख लो कि हम लोग क्या करते हैं कि इस व्यक्ति को कैसे दबाएं, काटो इसको और हमें इसको यहां से रास्ता निकालना है। ये प्रणाली तब चलती है जब आप झूठ हावी हो जाता है। काटने की हम कोशिश करते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी चाहिए कि सम्राट जो है एकता का प्रतीक है। वक्त ने रुक लिया और हवा में बारिश भी आपकी शुरू हो गई। तो चलिए, सम्राट अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का साधन। कई बार होता है ना कि हम चीजें जब दिखाते हैं, ज्यादा शो करने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और वहां चीजों को प्रभुत्व करता है, जैसे यहाँ चीजें ये हो गई, तो उसका एक प्रभुत्व रहता है। कहीं जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके अगर बात करते हैं तो वहां जाके खड़ा कर देते हैं, तो वो राय जिसका राजा है तो उस प्रकार वो उसका प्रभुत्व ज्यादा रहता है। चाहे वो संधि करनी हो, चाहे वो राजनीतिक पहलुओं पे बात करनी हो या किसी यात्रा पे जाना हो, तो राजा जब खड़ा होगा तो ब्रिटिश यही देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार की चीजें जब वो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब जाते हैं सम्राट, तो एक प्रभुत्व उसका साधन बना, इसको आगे कर दो। कई बार अच्छा लगा तो इसको आगे कर दो, तो ये महान उसका आगे करेंगे तो अच्छा बढ़ा है। कई बार होता है जब कोई नया आता है तो उसका लोग, कई लोग इसलिए कि मेरा इसके साथ फोटो होना चाहिए, सेल्फी ले लेते हैं, तो उसको आगे कर दो क्योंकि मेरा प्रभुत्व है, मैं इसके साथ। तो इस प्रकार के प्रभुत्व दूसरे देशों पर भाव जमाने के लिए आपके रूप में उसका सम्राट के रूप में पेश करते हैं। तो ये सामाजिक व्यक्तित्व आपने देखा होगा, जब जान पहचान बिल्कुल नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी ना, तो उसका विशेष के रूप में नाम लिखेंगे। विशेष स्थिति या विशेष व्यक्ति
तो इस प्रकार क्या करता है, सामूहिक जो चाहे वो विवाह का समूह या कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम है तो सामूहिक रूप से होता है, तो वहाँ इनिशियली वो जाते हैं, अपने व्यक्तित्व प्रभाव उनका रहता है कि सम्राट आए हैं, तो इस प्रकार की जो घटना है सामाजिक रूप से, तो उसका व्यक्तित्व सामाजिक तौर पर मेल मिलाप करते हैं ताकि उस चीज का बना रहे, इस चीज की चीजें बना रहता है। तो ये चीजें रहती है। अगला बिंदु है ज्यादा कि सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक बल। सीधा कहते हैं कौन है कि सम्राट है, तो मानसिक रूप से वो सोचने लगता है, उसकी जो सोच है उसके प्रति वो अपने आप बन जाती है, तो एक तरह से लोगों में भी भाव बन जाता है कि सम्राट है या सम्राट की परिस्थितियां जो है वहां पलटने लगती है, तो इससे मनोवैज्ञानिक रूप से लोग सोचने लगते हैं, मन से सोचने लग जाते हैं, धीरे धीरे कहीं भी चल जाता है, पूरे माहौल वहां जो है क्रिएट हो जाता है, मानसिक रूप से लोग उसके प्रति जो है आदर करना शुरू करते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक महत्व इसका बना है। तो ये औचित्य पढ़ रहे हैं, तो औचित्य के अंदर सारी चीजें ये है। अगला जो बिंदु करते हैं स्थायित्व का प्रतीक। सम्राट है वो सदैव रहता है, सम्राट अस्तित्व है और इसलिए स्थायित्व है तो उसका प्रतीक है। सम्राट है तो सम्राट का देश है, उसका संविधान है, इस प्रकार ये कहते हैं स्थायित्व का प्रतीक। अगला है यहाँ एक बात क्या कहते हैं कि राजतंत्र क्रांतिकालीन कल्पनाओं और चमत्कारी परिवर्तनों को रोकने के लिए साइट। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं किसी प्रकार की ऐसी घटना है वो कानून रूप से नहीं, बिल्कुल ये स्थायित्व है राजा की गणना की और ज्यादा सोचने की जरूरत है। प्रजातंत्र में राजतंत्र की उपयोगिता की भूमिका। अगर जो राजा है वो अगर क्रूर होगा तो ये जब सम्राट को अपना व्यक्तित्व औचित्य बनाना है तो निश्चित उसके व्यवहार है जनता के प्रति भी, जनता की जो भाव को भी समझना होगा, उसमें भी अपनी जो भूमिका है वो उसको भी रखना होगा, अगर औचित्य वहाँ भी उसका या महत्व उसका भी बना रहे, जनता के प्रति भी अच्छा व्यवहार उसके प्रति रखते हैं, प्रजातंत्र में वो जरूरी है। ये था इसका औचित्य। और आर्थिक रूप से अगर देखें कि आर्थिक रूप से जैसे मान लो ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इसका जो खर्च है 1% का 10वां हिस्सा खर्च होता है इसके। मान लो प्रजातंत्र को अपन खत्म करके ही कह निर्वाचित कर लेते हैं, निर्वाचित करते तो उसमें खर्चा आएगा, वेतन होगा, वो रहने कहने सारी चीजें करना होगी या इसकी प्रोग्राम करना पड़ेगा, वो खर्चा बहुत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि राजा ही रहे और राजतंत्र ही रहे, इस प्रकार से बना रहेगा और देश का खर्चा। तो आर्थिक रूप से इसका ये औचित्य है। तो ये आपका राजा का प्रभाव, उसका औचित्य, ये टॉपिक क्लियर होता है। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।